गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किए थे जो कि एक शेड्यूल्स के वीडियो थे। आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उससे रिलेटेड हम आज इस क्लास में प्रोसीड करेंगे फर्दर कि फर्दर क्या-क्या चीज़ें होने वाला है। ये एक डेमो बेस्ड लेक्चर है जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है। यानी 1 वीक के शेड्यूल्स में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे और कैसे ये वीडियोज़ आएँगी जिसको कि आप देख सकते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत सारे रिसर्च इस पे लगते हैं और वो विद एक्सप्लेनेशन हमें सॉल्व करना है। तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करूँगी। सो दैट्स इफ यू वांट टू एनरोल दिस कोर्स, प्लीज़ इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएँगी। कवरेज की बात करें तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ, यानी ओवरऑल यूपीएससी के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन सारे पेपर को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है? तो सारे पेपर को कवर करेंगे और कवरेज के साथ में बहुत सारे सिलेबस के रिवीजन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? तो सिलेबस में और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उसको भी हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ स्मार्ट सोर्सेज़ हैं, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और इस लेक्चर के अंदर में, इस कोर्सेज़ के अंदर में सारी चीज़ें इनरोल है। अब वीडियोज़ कैसे आएँगी, तो आपको पता होना चाहिए 1 वीक में 5 डेज़ वीडियोज़ आएँगी और वीडियोज़ आने के स्टेप वाइज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि स्टेप 1 में सबसे पहले हम ये चीज़ें करेंगे, जिसमें कि स्टेप 1 की अगर बात करें तो स्टेप 1 में सबसे पहले मैं अपलोड करूँगी इसकी पीडीएफ और पीडीएफ को सबसे पहले आपको अनसॉल्व्ड पीडीएफ को क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, ताकि जब मैं वीडियो को डिस्कशन करूँ या वीडियो के एक्सप्लेनेशंस पार्ट्स को जब हम देखें, तो आपके माइंड में वो हमेशा के लिए रिवाइज़ हो जाए। सो दैट्स इसलिए आपको जो है, इस टाइप से पेपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को सोचेंगे और उसके बाद से मैं इसके डिस्कशन को करूँगी और चारों ही ऑप्शन में जो भी वैल्यू एडिशंस हो सकते हैं, उन सारे वैल्यू एडिशंस को भी हम देखेंगे, ठीक है? तो ये हमारे क्लासेस के शेड्यूल हैं, जो कि इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे और इस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे, तो जैसे ही इस क्लास में आप एनरोल करेंगे, एनरोल करने के बाद से ही आपको जो है एक प्लेलिस्ट शेयर किया जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें एक जगह पे देखने को मिल जाएँगे। सो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो और यू लाइक दिस डेमो क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा 2013 के पेपर से हम डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं और 2013 के पेपर में सबसे पहले आप देखेंगे पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछा गया है और पॉलिटी से आपको पता है मनी बिल के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो मनी बिल की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, मनी बिल के बारे में हम मतलब हमेशा पढ़ते हैं। तो मनी बिल के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से हमें एक चीज़ याद रखना है कि मनी बिल सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में आता है। तो 110 में इसके मेंशन है मनी बिल के बारे में। एक और भी चीज़ें आपको पता होगा कि मनी बिल कभी भी इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया जाता है, तो सिर्फ़ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी राज्यसभा के ऊपर राज्यसभा में इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं होती है, जिसमें कि राज्यसभा इसमें अपने हक को दिखाए। सो दैट्स यहाँ पे देखेंगे मनी बिल 110 आर्टिकल में लिखी गई है और क्वेश्चन्स यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल द फॉलो ऑफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंड ऑन द इन द राज्यसभा बाय द राज्यसभा, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर शुड बी ए, ठीक है? ऑफिशियल आंसर से अकॉर्डिंग हम जो हैंडल करेंगे। सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। अब ऐसा क्यों होगा? सबसे पहले एक और चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे, वैल्यू एडिशंस की जो चीज़ें हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको देखना है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाएँगे। तो आपको पता है कि मनी बिल में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। यानी मनी बिल की अगर बात करें, तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्डिनरी बिल में ही क्या होता है? जॉइंट सिटिंग होती है। सो दैट्स ये तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। तो लोकसभा में सेंड्स टू द बिल ऑफ द राज्यसभा फॉर द कंसिडरेशंस, यानी लोकसभा भेजती है बट ये राज्यसभा अगर कोई अपनी एग्रीमेंट उसमें नहीं दिखाए, तभी भी कोई उससे दिक्कत नहीं है। सो दैट्स आपको आंसर याद रखना है ए, यानी कि द लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एंड एक्सेप्टिंग नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा इसको रिकमेंड करे या ना करे, इसको क्या करेंगे लोकसभा फर्दर जो है इसको क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, ठीक है? सो दैट्स इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो दैट्स आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चंस कह रहा है, आप भी सॉल्व कीजिए। इन इंडिया द सेम पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज़ अ गवर्नर फॉर द 2 और मोर स्टेट। ये तो करेक्ट है। और यही हमसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है? करेक्ट ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ सॉरी
इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड, नहीं ये कैन नॉट भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा कैन बी। यानी कि एक गवर्नर जो है वो एक से अधिक स्टेट के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। सो दैट्स ऑप्शन 1 विल बी इनकरेक्ट। दूसरा कह रहे द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर द अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट। ये भी गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। सो दैट्स ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है नो प्रोसीजर्स हैज बीन लेड डाउन टू बी द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया फॉर रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। सो दैट्स आंसर शुड बी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर शुड बी सी, यानी कि ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन केस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप्स द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। सो आंसर यहाँ पे हमसे पूछा गया था करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट आप देखेंगे तो आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ करेक्टली मैच। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्टली मैच कौन सा है। ठीक है, तो एब्सिसियन प्लेटिव की अगर बात करें तो ये अरेबिया में नहीं है, ये रॉन्ग है। एटलस माउंटेन की अगर बात करें तो नॉर्दर्न वेस्टर्न अफ्रीका में है। सो दैट इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है ग्यूनी हाईलैंड्स साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में है, नहीं ये भी नहीं है। ओकामको वेसिन जो है पेटागोनिया में है, ये भी नहीं है। सो आंसर शुड बी एटलस माउंटेन, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें कि आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है द केव एट द बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। इज इट करेक्ट? पहला कह रहा है कि ये क्या है, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है द बराबर रॉक कट केव्स वेर ओरिजिनली मेड फॉर द आजीविका बाय द एम्पायर, नहीं ये भी रॉन्ग है। तीसरा कह रहा है एट एलोरा केव वेर मेड फॉर द डिफरेंट फैथ। सो आंसर शुड बी सी, यानी 3 शुड बी राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियर अलाउज टू द जीन्स एंड ट्रांसपोर्ट जीन्स। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अक्रॉस डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, दूसरा कह रहा है फ्रॉम द एनिमल टू प्लांट, और तीसरा कह रहा है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है आपसे कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट की अगर बात करें तो इनमें तीनों ही क्या है, करेक्ट है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे चीजें होते हैं जहां पे मैक्सिमम चांसेस होता है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर शुड बी करेक्ट। सो दैट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको तीनों इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये हालांकि करंट अफेयर्स के ऊपर होता है, बट कभी भी इसमें से अगर स्टैटिक पोर्शन से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अक्रॉस द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स, दूसरा फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, और तीसरा है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिजम्स। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइनीज ट्रेवलर युआंग सेन who visited India according to be the general conditions and the cultures of India at the times in this context which of the following statement is are correct। तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, आइए देखते हैं। द रोड्स एंड द रिवर रूट्स वेर कंप्लीटली यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इट इज कंप्लीटली की बात करें अगर तो कंप्लीटली शुड बी समटाइम्स इट विल बी इनकरेक्ट। सो दैट्स यहाँ पे अगर बात करें कंप्लीटली यहाँ पे बोला जा रहा है, ओरिजिनली कंप्लीटली कुछ इस टाइप से ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो कि हमें हमेशा रॉन्ग देखने को मिलते हैं। सो शुड अगर यहाँ पे एक ही को हम कंप्लीटली को अगर एलिमिनेट कर दें तो यहाँ पे तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 एंड 3 राइट विल बी राइट आंसर्स। ठीक है, तो हमारे लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स। जैसे कि 2 में क्या दिया गया है, एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस एंड ऑर्डिल्स बाय द फायर्स वाटर्स एंड द पॉइजन्स वेयर द इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट फॉर द पर्सन्स। एंड तीसरा कह रहा है द ट्रेडमैन हैज पे टू ड्यूटीज टू फेरीज एंड बैरियर स्टेशन। सो आंसर शुड बी 2 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। एलिमिनेशन दैट मीन्स कि एलिमिनेशन किस टाइप का, जैसे कि ओनली हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, और उसके बाद से कंप्लीटली हो गया, ओरिजिनली हो गया, ऐसे सारे वर्ड्स होते हैं जिसको कि हम एलिमिनेट करके ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमें पता था और एक ऑप्शन की वजह से ये सारी चीजें हमें क्या हो गया, 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए और हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है स्टार टॉर्टोइस, दूसरा कह रहा है मॉनिटर लिजार्ड, तीसरा पिग्मी हॉग, चौथा है स्पाइडर मंकी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरली इंडिया में देखने को मिलता है। तो नेचुरली इंडिया में अगर देखने की बात करें तो 1 2 3, लेकिन स्पाइडर मंकी जो है ये आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। स्पाइडर मंकी कहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक चीज आप यहाँ पे रखेंगे याद कि वैल्यू एडिशन जब भी आप करेंगे
तो स्पाइडर मंकी जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो स्पाइडर मंकी के लिए आप एक चीज़ याद रखेंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। सो दैट्स आपको याद रखना है, कहाँ पे मिलेगा? तो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। तो स्पाइडरमैन यहाँ पे नहीं होगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी 1, 2, 3 विल बी राइट आंसर्स। नेक्स्ट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड टू द पोल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर्स इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन से पोल्यूटेंट है जो कि वाटर में कुछ इसके पार्ट्स वाटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 1, 3 एंड 5। अब 1, 3 एंड 5 क्यों होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखते हैं। आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, तीन चीजें आपको देखने को मिलता है। क्या क्या? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। ठीक है, अब उसके बाद से अगर बात करें ब्लैक रॉट की, अगर बात करें तो आर्सेनिक में क्या देखने को मिलता है? ब्लैक रॉट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो ब्लैक रॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। किसमें? तो आर्सेनिक में। ठीक है, सो फॉर्मल्डिहाइड की अगर बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे रॉन्ग है। तो 4 ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दोनों ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। सो दैट्स 5 ऑप्शन, और 5 हमारा क्या है? 5 में है यूरेनियम। सो दैट्स 5 ऑप्शन, दो तो 5 वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 5 विल बी राइट आंसर्स। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दैट्स यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके वन लाइनर में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। फिर यहाँ पे दो एनिमल्स दिए गए हैं, जिसमें कि पहला कह रहा है सी काऊ, दूसरा है सी हॉर्सेस और तीसरा है सी लायन। अब आपसे यहाँ से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैमल्स। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि क्या है? एक मैमल्स है। ठीक है, तो मैमल से आपको याद रखना है कि अगर बात करें तो यहाँ पे मैमल्स कौन सा है इसमें? तो मैमल्स की अगर बात करें तो 1 एंड 3 विल बी मैमल। क्या होगा? 1 एंड 3। 2 विल बी सी हॉर्सेज इज नॉट, क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है? मैमल्स। तो सी हॉर्सेज की अगर बात करें तो ये क्या है हमारा? ये सी हॉर्सेज एक फीस का नाम है। सो दैट्स इट विल बी नॉट हियर। सो यहाँ पे 1 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन लोक सभा ओनली। ठीक है, दूसरा कह रहा है इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इनटू द फेडरल कैरेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर्स? यहाँ पे दोनों में ही दो एक्सट्रीम वर्ड यूज किए गए हैं। हालांकि पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ओनली हो गया या ऑल हो गया, तो इसमें मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे करेक्ट होता है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये इनकरेक्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ओनली लिखा है, यहाँ पे ऑल लिखा है। सो दैट्स यहाँ पे नीदर 1 नॉर 2 विल बी राइट आंसर्स। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एजीआई के बारे में दिया गया है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 76 आर्टिकल में इनके पावर्स और फंक्शंस की बात की गई है। तो एक स्टेट पीसेस के लिए आप ये फैक्ट्स याद रख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स इन द लोकसभा। दूसरा कहा जा रहा है बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये वोट इन द लोकसभा, इट विल बी नॉट करेक्ट। तो आइए ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। तो 4 एक में है, तो इट विल बी नॉट करेक्ट। तो 4 जिसमें है वो तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ें हमें याद रखना है। सो आंसर शुड बी 1, 2 एंड 3। यानी कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो एजीआई क्या कर सकते हैं? ये प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं लोकसभा में, लोकसभा के कमिटीज के मेंबर भी हैं, स्पीकर स्पीक भी कर सकते हैं लोकसभा में, बट ये वोट नहीं कर सकते। सो दैट्स यहाँ पे एक ऑप्शन गलत होने की वजह से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से विथ रेफरेंस टू द यूजफुलनेस बाय द प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन सा पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो 1 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका रिपीटेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएशंस इनटू द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट फ्रॉम द सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। यानी कि डे एंड नाइट में जो वेरिएशन देखने को मिलता है सीजन टू सीजन, इसके वजह क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? इसके कॉज क्या है? तो कॉज ऑफ इट दैट इज द रिवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस।
इसका कॉज क्या है? तो रेवोल्यूशंस ऑन द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस। सो दैट्स आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल द मोस्ट ऑफ द अदर रिवर फ्लोज थ्रू द ईस्ट वाई। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट फ्लो करता है, बाकी रिवर जो है ईस्ट फ्लो करती है, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जिसमें कि याद रखना है आपको सोनाटा। ठीक है, सोनाटा से आपको याद रखना है कि ये सारे रिवर जो हैं, सोन, नर्मदा और तापी, ये 3 ऐसे रिवर हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे कि नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, तो सरदार सरोवर डैम आपको देखने को मिलेगा। किसके ऊपर? तो नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम आपको देखने को मिलेगा। सो ओनली वन स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है? इट ऑक्यूपाइज द लिनियर रिफ्ट वैलीज। दूसरा कह रहा है द फ्लोज थ्रू द बिंदियाज एंड द सतपुराज। ये बिंदिया और सतपुरा के अंदर में क्या होता है? फ्लो होता है, बिटवीन, मतलब उसके बीच में फ्लो होता है। और तीसरा कह रहा है द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स। सो आंसर शुड बी ओनली वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन द प्लानेट ऑफ द अर्थ, ऑन द planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and the glacier. Out of remaining fresh water, the largest portions आपको क्या देखने को मिलता है? तो exist as a ग्राउंड वाटर। तो आपको ये चीजें फैक्चुअल डाटा हैं जिसको कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर की बात कर रहा है यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट आपको चीजें देखने को यहाँ पे मिलेंगी, जिसमें कि कुछ नेशनल पार्क यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि नोकरेक हो गया, लोकटक हो गया, नामदफा हो गया। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल के बारे में भी आपने सुना होगा। नामदफा की अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। नामदफा की बात करें तो कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। लोकटक की बात करें तो ये लोकटक आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उसके बाद से नोकरे की अगर बात करें तो ये आसाम में देखने को मिलेगा। तो 3 चीज़ें तो पहले आपको ये चीज़ें याद रख लेना है। अब यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहा है कि लोकटक लेक जो है, ये बरेल रेंज से गुजरता है। तो लोकटक लेक की अगर बात करें बरेल रेंज से गुजरता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 विल बी रॉन्ग, इफ 2 विल बी रॉन्ग तो 2 हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। नोकरेक की अगर बात करें तो नोकरेक गैरो हिल से गुजरता है, तो यही हमारा एक स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है, गैरो हिल्स कहाँ पे है? तो गारो खासी जयंती आपको मेघालय में देखने को मिलता है, तो असम मेघालय इससे रिलेटेड है। सो दैट्स कि आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नमदफा नेशनल पार्क, डाफला हिल्स, डाफला मेरी मिसमी अबोर, तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश में ही है, बट नेशनल पार्क इससे रिलेटेड नहीं है। सो दैट्स इट विल बी नॉट करेक्ट। आंसर शुड बी ओनली वन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दूसरा कह रहा है जियोथर्मल एनर्जी, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा प्लेट मूवमेंट, पांचवा रोटेशंस ऑफ द अर्थ, और छठवा है रिवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ अभी पहले, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखा, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो कि सीजन टू सीजन आप देखेंगे डे और नाइट में जो डिफरेंस देखने को मिलती है, तो रिवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ की वजह से ही देखने को मिलती है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है इसी से रिलेटेड। सो दैट्स यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनमें से 1 या 2 ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं, या सारे के सारे ही क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज़ें टिक काम कर जाती है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज़ नॉट फाइंड मेंशन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन्ड नहीं है? ठीक है, तो इनमें से तीनों ही ऐसा बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। द डिमांड फॉर द तिबागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज। ठीक है, यानी कि बंगाल में जो तिबागा मूवमेंट का मांग हुआ था, इसका क्या वजह था? तो यहाँ पे 1/2 ऑफ द क्रॉप एंड 1/3 तिबागा, दैट मीन्स 1/3। तो ये चीज़ याद रखना है। सो आंसर शुड बी 1 विल बी, ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। ओवरऑल वी हैव डिस्कस हियर 20 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशंस हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि 2013 से ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कंबाइंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू enroll इन कोर्सेज प्लीज लेट मी मैसेज ऑन please message me on the my numbers which I have to share with you. So thank you for watching. If you like this video, please subscribe the channel. Thank you.